हेलो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें देखिए क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, वन बाय वन वी विल डिस्कस। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं करंट क्या होता है। ठीक है, तो करंट क्या होता है देखिए ध्यान से समझिए। तो करंट फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो मान लीजिए कि फ्लो ऑफ चार्ज, ये हो गया फ्लो ऑफ चार्ज, डिवाइडेड बाय अपन ने क्या ले लिया? टाइम ले लिया। जब इसको अपन डिवाइड करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा? करंट मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। ध्यान रखना इसका फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कितना होगा भाई? फ्लो ऑफ चार्ज मतलब Q टाइम T। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। सिंपल, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? कूलम हो गया चार्ज का, टाइम का हो गया सेकंड। तो करंट का यूनिट कूलम पर सेकंड, या इसी को बेटा एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एम्पियर। अब लोग ध्यान रखना कि 1 कूलम पर सेकंड बोलो या 1 एम्पियर बोलो, बात वही है। और दोनों ऐसा यूनिट है, कूलम पर सेकंड भी ऐसा यूनिट है, एम्पियर भी ऐसा यूनिट है। ठीक है, नाउ अब इसमें हम लोग क्या मतलब करंट का फ्लो कैसे होता है वो आप लोग ऐसे याद रखो। देखो ध्यान से, मान लो एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर को जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो व्हेनेवर यू कनेक्ट अ बैटरी बाय कंडक्टर, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर। ठीक है, अब करंट फ्लो कैसे होता है वो समझो। ठीक है, तो ये हमने लगा दी बैटरी। और इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा। ये भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे हो गया, दिक्कत नहीं है। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है इसकी अपोजिट करंट का फ्लो लिया जाता है, एज्यूम किया जाता है। एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वही करंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग एज्यूम करते हैं, जस्ट एजम्पशन है ये, कि द फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बट एक्चुअली में फ्लो क्या होता है? एक्चुअली में फ्लो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लो यहाँ पे टोटल n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए। कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए? n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए। और एक चार्ज का इलेक्ट्रॉन E है, तो टोटल कितना यहाँ से चार्ज फ्लो हुआ? n चार्ज फ्लो हुआ ना भाई। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है और यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन निकले, 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, मतलब चार्ज कितना हुआ? 100 ही। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है और यहाँ से 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकले तो कितना चार्ज फ्लो हुआ? 1000 इंटू E। बिकॉज अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है तो 1000 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा 1000 E। तो n इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा n E। ठीक है, यहाँ पे अपन इसको कर लिया। ठीक है भाई, अगर n इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज कितना हो गया? n E। 10 इलेक्ट्रॉन होंगे 10 E, 50 इलेक्ट्रॉन होंगे 50 E, वट एवर यू कैन टेक, इट डजेंट मैटर एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अपन ने कर दिया कि भाई ये हो गया। बाय में क्या कर दिया? टाइम डिवाइड में, तो वी गॉट करंट। तो ये भी एक करंट का फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपन कितना लेते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान रखना अपन उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, नेगेटिव साइन नहीं लेना है यहाँ पे। जब भी करंट निकालोगे तो अपन को मैग्नीट्यूड ही लेना है। ठीक है, मतलब उसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है। अब इसमें चलो मैं कुछ और चीजें आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से देखो। ये तो चलो करंट की चर्चा हो गई। अब आते हैं अपन की भाई रेजिस्टेंस क्या होता है। तो करंट के फ्लो का जो अपोज होता है ना उसको बोलते हैं क्या बेटा? बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये आप ध्यान रखना, बहुत ही मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। जब भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वो कंडक्टर उस करंट के फ्लो का अपोज करता है। इस अपोज वाली प्रॉपर्टी को, जो अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो करंट का यहाँ पे अपन ने फ्लो करवाया कि भाई करंट का फ्लो हो जाए, तो करंट के फ्लो का लेकिन ये कंडक्टर क्या करेगा? अपोज करेगा, and that property is called resistance. So it is the property due to which conductor opposes to the flow of current is known as resistance. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है इस पे मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। पहला ध्यान रखना, अगर कंडक्टर का लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। दूसरा फैक्टर, अगर कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरा फैक्टर बेटा क्या होता है? टेम्परेचर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चौथा फैक्टर जो होता है डिपेंड्स ऑन मटेरियल। मतलब बेटा ये हुआ कि किस मटेरियल से वो कंडक्टर बना है। मतलब ऐसे, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो जैसे सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, सब अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, सबका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा।
भाई क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स है ना, तो उनका रेजिस्टेंस तो अलग अलग ही होगा ना। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, टोटल। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको आप ऐसा समझो कि मान लो थोड़ा सा इसको, इफ़ यू वांट टू विजुलाइज तो यू कैन विजुलाइज इट ऑल इजी। आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे विजुलाइज करेंगे समझें इसको, ठीक है। देखो इसमें कहानी ये है बेटा कि अगर जैसे दो वायर है, एक वायर छोटा है और एक वायर लंबा है। अब अगर मैं बोलूँ कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर लंबे वाले वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। वायर का लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। एरिया समझो, एरिया वाला फैक्टर बताता हूँ मैं। एक वायर पतला है, दूसरा वायर मोटा है, दोनों का लेंथ बराबर है, दोनों का लेंथ बराबर है, लेकिन एक एक मोटा वायर है, ठीक है। तो एक मोटा वायर ले लिया अपन ने और एक वायर ले लिया पतला। अब जो मोटा वाला वायर है इसका रेजिस्टेंस कम होगा, ध्यान रखें, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम, पतले वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा, ठीक है। टेम्परेचर, अगर वायर को गर्म कर दोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और नेचर वाला तो मैंने बता ही दिया कि डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। या रेजिस्टेंस एकदम क्लियर है, करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है या करंट के फ्लो का अपोज करता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप। अब चलो मैं तुम लोगों को एक आध चीज़ें और बताता हूँ, ठीक है। देखो चलो इसमें और क्या क्या हो सकता है यार, देखते हैं चलो। रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस फैक्टर्स भी देख लिया हमने। ओम्स लॉ बहुत आसान सी चीज़ है, वो भी बता देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओम्स लॉ, इसको आप ऐसे ध्यान रखना, सिंपल सिंपल, कि जब आप वोल्टेज बढ़ाते हो ना तो करंट बढ़ता है। इसी को ओम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ओम्स लॉ। जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब V इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, आर आई। आर कॉन्स्टेंट कहलाता है। आर क्या कहलाता है बेटा, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो, ओम्स लॉ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज बोल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट व्हेन द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट। ध्यान रखना, आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना, और उसकी लेंथ वगैरह एरिया वगैरह को चेंज नहीं करना है। मतलब फिजिकल जो पैरामीटर्स होते हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, साइज, ये सब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। अगर ये दोनों चीज़ें, ये सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट हैं, उस सिचुएशन में ये ओम्स लॉ फॉलो होता है, नहीं तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ कब फॉलो होता है, जब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, किसी कंडक्टर का लेंथ, एरिया, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स है। उस सिचुएशन में वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी बढ़ता है, ठीक है। तो दैट इज ओम्स लॉ। बहुत ही आसान है, इसमें कोई मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना, कोई बहुत इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। आर क्या है बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो आर जो है वो, क्योंकि जब भी हटाते हैं ना अपन यहाँ पे प्रोपोर्शनल, तो वहाँ पे कांस्टेंट के लगाया जाता है, यहाँ पे मैंने आर लगा दिया है। तो दिस इज ओम्स लॉ। अच्छा, वी का मतलब क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। वी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब समझ जाना कि वोल्टेज की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, वोल्टेज की बात कर रहा हूँ मैं। डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, और आई मतलब करंट होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ इसको और बताता हूँ मैं, समझो ऐसे, ये रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। अब इसको आप लोग ऐसे समझो कि अगर मैं वोल्टेज चेंज करूँगा, वोल्टेज चेंज करूँगा, क्या होगा बेटा, उससे करंट भी चेंज होगा। आप लोग एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि अगर एक छोटी बैटरी है और एक बड़ी बैटरी है, तो ज़्यादा करंट किस में फ्लो होगा, बड़ी बैटरी में। तो मतलब यही हुआ ना कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ जाता है, सीधी सी बात है। अगर तुम बड़ी बैटरी लगाओगे ज़्यादा करंट फ्लो होगा, छोटी बैटरी लगाओगे कम करंट फ्लो होगा। बस यही ध्यान रखना, यही ओम्स लॉ है बस, और कुछ नहीं है, सिंपल, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ को खत्म हो गया, अब आगे चलते हैं चलो। तो ओम्स लॉ में क्या क्या आपको ध्यान रखना है, कांस्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, जस्ट होल्ड, क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है, वी आर राइटिंग टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल पैरामीटर्स, फिजिकल पैरामीटर्स आर कांस्टेंट। फिजिकल पैरामीटर्स आर
कांस्टेंट, तभी ओम्स लॉ फॉलो होगा। ठीक है, ओके। अब चलो अपन आते हैं, किस चीज़ पे आते हैं, चलो आगे चलते हैं। ओम्स लॉ हो गया, ठीक है। एंड नाउ वी हैव सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, वो भी अपन देख सकते हैं। तो सीरीज, एक इसमें और एक कंडीशन है, वो भी आप ध्यान रखें। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, तो एक ये भी ध्यान रखें। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखो क्या होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा ऐसे होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक है, इसके बाद सीरीज पैरेलल पढ़ा दूंगा मैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, ये भी एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या क्या कंडीशंस दी हुई हैं। रो क्या होता है, तो ध्यान रखना, रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी होता है। क्या होता है बेटा, रेजिस्टिविटी। या इसी का दूसरा नाम होता है बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये दोनों नाम है, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखें, आसान है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा, आप ध्यान रखें कि लेंथ और एरिया तो दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी बेटा दो पैरामीटर पे डिपेंड करती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, और डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, इसको ऐसे ध्यान रखें, टेम्परेचर और नेचर। नेचर और टेम्परेचर याद रखने में भी आसान होगा। टेम्परेचर मतलब उसका टेम्परेचर कितना है, नेचर मतलब वो किस मटेरियल से बना हुआ है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, नेचर पे। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे, नेचर पे, लेंथ पे, एरिया पे, चारों पे डिपेंड करेगा। लेकिन रेजिस्टिविटी टेम्परेचर, नेचर पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, इसको नोट कर लो। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ। रेजिस्टिविटी इज द इंटरनल प्रॉपर्टी। रेजिस्टिविटी एक उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जो कि उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है और उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस एक एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होता है। रेजिस्टेंस मतलब लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस इज द एक्सटर्नल प्रॉपर्टी एंड रेजिस्टिविटी इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें एक और चीज, सुनो। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, कैसे निकालोगे। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिख लो, आर ए बाई एल। ठीक है, चलो। अब रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, पॉन, लेंथ की मीटर, मीटर से मीटर कट गया, क्या बचा अपने पास, रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर। क्या बचा बेटा, ओम मीटर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, पूछे आता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी क्या लेंथ पे डिपेंड करती है, नहीं, रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी क्या एरिया पे डिपेंड करती है, बिल्कुल नहीं। रेजिस्टिविटी इंटरनल प्रॉपर्टी है, दैट डजंट डिपेंड ऑन साइज, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यार ये तो इजी टॉपिक था यार, ये तो हो गया अपना, खत्म हो गया, इजी टॉपिक था। ओके, तो अब देखते हैं अपन के बाद सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। तो चलो अपन देखते हैं कि भाई रेजिस्टेंस जो है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, पहला मैं बताता हूं आप लोगों को सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। अब इसको ध्यान समझना, ठीक है। चलो, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे लगे होते हैं, ऐसे लगे होते हैं। ऐसा ध्यान रखना, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ऐसे भी लगा सकता हूं मैं, ये लगा दिया, ये भी तो सीरीज ही है ना भाई। सीरीज मतलब क्या होता है, एक रास्ता होता है ना, सिंगल पाथ। देखो ये भी एक सिंगल रास्ता है, ये भी क्या एक सिंगल रास्ता है भाई। ये रास्ता क्या है, सीधा सीधा ये मुड़ा हुआ है, लेकिन है तो दोनों सिंगल रास्ता ना। तो अगर सिंगल रास्ता है तो उसको सीरीज बोलते हैं, अगर मल्टीपल रास्ते हैं तो उसको पैरेलल बोलते हैं। ये आप ध्यान रखना। जैसे मान लो किसी ने ऐसे आपको ऐसे बना दिया, आपको फंसाने के लिए किसी ने ऐसा ट्रिक, मतलब आपको ना ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है,
तो बच्चे बोल देते हैं सर ये सामने सामने वाले पैरेलल में है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। ये सामने सामने वाले देखने में लग रहा है ये पैरेलल है, बट एक्चुअली दे आर नॉट पैरेलल। यहाँ पे सिंगल रास्ता है। क्या है? सिंगल रास्ता। देखो करंट अगर यहाँ से 4 एम्पियर जाएगा, इधर से कितना जाएगा? 4 एम्पियर। इधर से कितना जाएगा? 4 एम्पियर। तो हर एक रेजिस्टेंस से 4 एम्पियर ही जा रहा है, हर एक रेजिस्टेंस से 4 जा रहा है। तो ये देखने में पैरेलल लग रहा है, बट एक्चुअली में सीरीज। तो यही पॉइंट्स आप लोग को जो है ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कि हम लोग को सीरीज कैसे पढ़ाया जाता है? ऐसे पढ़ाया जाता है कि बेटा ये सीरीज है, बस ध्यान रखो ये सीरीज है। ऐसे जब सामने सामने, मतलब जब एक ही लाइन में लगे होते हैं, बट एक्चुअली में ये भी सीरीज है। देखो ध्यान से, ये ऐसे कुछ बना दिया शेप। तो ये रेजिस्टेंस जितने भी हैं, क्या ये एक ही सिंगल रास्ते में लगे हुए हैं? हाँ बिल्कुल, ही सिंगल रास्ते में लगे हुए हैं। यही तो कहलाता है सीरीज, ठीक है ना। ओके, तो शेप से फर्क नहीं पड़ता। अब चलो अपन इसको करते हैं सॉल्व। देखो यहाँ पे ये हो गया अपना बैटरी, नीचे मैंने क्या जोड़ दिया? बैटरी जोड़ दिया, ठीक है ना। एक सेकेंड। ओके, सो नीचे अपन ने जोड़ दी बैटरी। बैटरी का वोल्टेज कितना है? V है। ये रेजिस्टेंस कितना है? R1 है। दूसरा वाला R2 है, R2। तीसरा वाला R3। अब ध्यान रखो आप, इसका फर्स्ट वाले का वोल्टेज हो गया कितना? V1। सेकंड वाले का वोल्टेज कितना हो गया? V2। थर्ड वाले का वोल्टेज हो गया V कॉरस्पॉन्डिंग 2, एंड वी हैव V3। तीनों का कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखो आप, कि अगर इसका वोल्टेज मान लेते हैं, इसका वोल्टेज अगर 100 वोल्ट है, और मान लो ये अगर ये वाला है 10 वोल्ट, ये वाला है 20 वोल्ट, तो ये पता है कितना होगा? 70 वोल्ट होगा ये 100%। तो ये एक्सपेरिमेंट करके आपको देख सकते हो। मतलब ये स्कूल में बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है यूजुअली। तो स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट करवाते हैं कि आप सीरीज़ का टोटल वोल्टेज निकालो, जो कि बैटरी की वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रख लो कि सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस का टोटल वोल्टेज होता है वही बैटरी का टोटल वोल्टेज होता है, ठीक है। तो इसको ऐसा करते हैं कि अपन लिख देते हैं भाई, ठीक है। सीरीज में क्या होता है? फॉर सीरीज V इज इक्वल्स टू V1 प्लस 2 प्लस V3। यही तो सीरीज होता है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे? देखो, V इज इक्वल्स टू, अपन ओम्स लॉ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओम्स लॉ। V इज इक्वल्स टू क्या होता है? IR। अब सीरीज में करंट क्या होता है? सबका सेम होता है, सबका करंट सेम होता है, ठीक है। होल्ड ऑन। ओके, सो नाउ हियर वी हैव सेम करंट, ठीक है ना। जितनी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सबका करंट सेम है। अब उसका रीज़न देखो क्यों सेम है। तो यहाँ पे लेट से वी हैव, यहाँ से करंट आया ना, बैटरी से करंट आया, फिर वो ऐसे गया, फिर ऐसे गया। अच्छा, इस पूरे में एक ही रास्ता है ना, सिंगल रास्ता है। जब भी सिंगल रास्ता होता है तो सिंगल करंट होता है, मल्टीपल रास्ते मल्टीपल करंट। यहाँ पे सिंगल रास्ता है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे ही बिल्कुल समझ लो कि अगर सिंगल रास्ता सिंगल करंट, मल्टीपल रास्ते मल्टीपल करंट, ठीक है। तो R1 से R2 से R3 से सबसे क्या करंट जा रहा है? आई करंट जा रहा है। ये तो ऐसा फिर कर लेते हैं अपन, यहाँ पे देखो, इसको अपन लिख लेते हैं IR1, IR2, IR3 है। क्या किया अपन ने? ओम्स लॉ लगा दिया।
अब एक काम करो, आई को कॉमन ले लो, एक आई एज कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3, और आई से आई को काट दो, तो क्या मिला अपन को, क्या मिल गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 मिल गया। यही तो अपन को निकालना था ना, रेजिस्टेंस, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब सीरीज के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, सिंगल पाथ होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखो, इसको मैं कहीं साइड में लिख भी देता हूँ ताकि तुम लोग को याद रहे। सिंगल पाथ, फिर क्या होता है बेटा, सिंगल करंट होता है, सिंगल करंट। ठीक है, ये इसके ध्यान रखना है। एंड वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, क्या होता है, वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, वोल्टेज का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये सीरीज के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, सारे के सारे पॉइंट। ठीक है ना, अब चलो अपन आते हैं पैरेलल में, या तो पैरेलल भी देख लेते हैं, वो भी आसानी होता है, जैसे सीरीज कर लिया वैसे पैरेलल कर लेंगे। पैरेलल में ध्यान रखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, इन पॉइंट्स के बीच में ही सारे रेजिस्टेंस लगाने हैं, ध्यान रखना। तो पहला रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, दो पॉइंट के बीच में सारे रेजिस्टेंस जब कनेक्टेड होते हैं तो उसी को बोलते हैं पैरेलल। ये कर दिया, थोड़ा छोटा डायग्राम बनाते, बड़ा डायग्राम देखो, एक डॉट यहाँ पे बना लिया, एक डॉट यहाँ पे। अब ये दो पॉइंट्स जो है, इन्हीं के बीच में अपन को रेजिस्टेंस लगाने हैं, सारे जितने भी लगाने हैं। ठीक है, तो अपन एक काम करते, अच्छा वो भी ध्यान रखना कि डायरेक्ट कनेक्टेड होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी से डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे। ठीक है ना, तो मतलब रेजिस्टेंस पहले मैंने उठाया और उसको यहाँ पे कनेक्ट किया और फिर सीधा यहाँ पे जोड़ दिया, ये रेजिस्टेंस R1 था, फिर मैंने R2 उठाया, ऐसे करके ऐसे जोड़ दिया। तो देखो, किसी भी रेजिस्टेंस के दो हाथ होते हैं, तो दो हाथ होते हैं, एक हाथ उसका ए पे है, एक हाथ बी पे है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्शन। ठीक है ना, और अगर फिर इनडायरेक्ट में क्या होता है कि ए बी से कनेक्टेड है, बी सी से, मतलब R1 R2 से कनेक्टेड है, फिर R2 R3 से कनेक्टेड है, और फिर R3 फिर बी से कनेक्टेड है, और R1 ए से कनेक्टेड है, वो इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो वो सीरीज में होता है ना, तो सीरीज में होता है कि आप R1 R2 R3 को कनेक्ट कर दो एक दूसरे से, और फिर R1 को ए से कनेक्ट कर दो और R2 को बी से कनेक्ट कर दो। पैरेलल में ए और बी पॉइंट से जो है डायरेक्ट कनेक्शन होता है, R1 का भी, R2 का भी और R3 का भी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने कर दिया कि भाई R2 जो है भी कनेक्टेड होगा, R3 जो है वो भी कनेक्टेड होगा। तो थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, ठीक है। क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, दो पॉइंट उठाए और उनके बीच में मैंने रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, डायरेक्ट। डायरेक्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे हमने क्या लगा दी, बैटरी लगा दी भाई, बैटरी लगा दी, ठीक, दिक्कत नहीं है, बैटरी लगा दी ऐसे करके। अब बैटरी का वोल्टेज क्या है, V है। अब इसमें आप चीज़ एक ध्यान रखो कि जो R1 है वो डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, R2 भी डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, और R3 भी डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है। मतलब तीनों का वोल्टेज क्या है, V है, क्योंकि वो डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है ना। ऐसा थोड़ी कि पहले R1 R2 से कनेक्टेड है फिर वो बैटरी से कनेक्टेड है, नहीं, ऐसा नहीं है। R1 भी बैटरी से कनेक्टेड है सीधा, R2 भी बैटरी से, और R3 भी डायरेक्टली। अब जो ए पॉइंट है ना, ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है इसको आप खोल भी सकते हो। मतलब ये पॉइंट जो है बेसिकली जहां भी मतलब रेजिस्टेंस नहीं होता तो उसको एक ही पॉइंट माना जाता है। जैसे अगर आप बोलोगे ना, देखो ये पॉइंट भी ए ही है, ये पॉइंट भी ए ही है, क्योंकि रेजिस्टेंस जब तक नहीं आता पॉइंट चेंज नहीं होता। पॉइंट चेंज तभी होता है जब रेजिस्टेंस आता है या बैटरी आती है। तो यहाँ पे तो बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा ना यहाँ से,
पर मतलब ये पूरा तुम्हारा, ये पूरा कोई भी पॉइंट ले लो, ये ए कहलाएगा बेटा, ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे ए पॉइंट है, ठीक है ना। अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ सिंपल, ध्यान से देखो, सीधा अपन बैटरी पे ला रहे हैं। ये पॉइंट कौन सा है बेटा, ए है। और ये पॉइंट कौन सा है बेटा, ये पॉइंट है बी। कि वो पॉइंट जो है वो जब तक रेजिस्टेंस नहीं आता, पॉइंट सिंगल ही काउंट होता है। इवन ये जो ये वाला पॉइंट है ना, ये ए कहलाएगा, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है बीच में। और ये वाला पॉइंट भी क्या कहलाएगा बेटा, बी कहलाएगा। तो चूंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, दैट्स वाई। ऐसे ही यहाँ पे देखो कोई रेजिस्टेंस है, नहीं है ना, तो मतलब वो भी पॉइंट सिंगल पॉइंट है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब तक पॉइंट कब तक चेंज नहीं होता, जब तक रेजिस्टेंस नहीं आता। व्हेन वी जंप अ रेजिस्टेंस और व्हेन वी जंप अ बैटरी, द पॉइंट विल चेंज, ठीक है ना। चलो ये तुमको एक और समझाता हूँ तुम लोग को, देखो ध्यान से। मान लो ये अपने पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है भाई। ये पॉइंट क्या है, ए है। ये पॉइंट क्या है, बी है। ये पॉइंट ए कहाँ तक आएगा, देखना ध्यान से। ये पॉइंट भी ए है, ये भी ए है, ये भी, यहां तक जो है वो ए पॉइंट होता है पूरा। और ऐसे ही बी का देखो क्या होता है, बी, ये सारे पॉइंट्स बी है। ये भी बी पॉइंट है, ये भी, क्योंकि पॉइंट वहीं पे चेंज होता है जहां पे रेजिस्टेंस लगता है। एंड व्हेन यू जंप अ रेजिस्टेंस, पॉइंट विल चेंज। अगर आप रेजिस्टेंस के एक ही तरफ हैं तो पॉइंट वो सेम ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप ध्यान रखो, ताकि ये करने में काफ़ी कॉन्सेप्चुअली यू गेट वेरी स्ट्रांग। अब इसको अगर मैं बोलूं कि यार ए पॉइंट को मुझे ऐसे नहीं रखना, मुझे खोल देना है इसको, तो खोल दो, क्या दिक्कत है, खोल दो इसको। ये खोल दिया, ये खोल दिया, और रेजिस्टेंस को ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में लगा दिया। ये तो बात वही है ना, पॉइंट को मैंने खोल दिया। उनको पता है ये तीनों पॉइंट्स जो है वो एक्चुअली में, ये पॉइंट भी ए है, ये पॉइंट भी ए है, और ये पॉइंट भी क्या है बेटा, ए है। ऐसे ये वाला पॉइंट क्या है, बी है। ये वाला पॉइंट क्या है, बी है। ये वाला पॉइंट क्या है, बी है। ये हो गया R2, ये हो गया R1, और ये हो गया R3। बट अभी भी जो है तीनों के तीनों रेजिस्टेंस सीधा सीधा किससे कनेक्ट हो रहे हैं, डायरेक्टली दे आर कनेक्टेड थ्रू द बैटरी। तो दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैटरी, एंड मतलब तीनों का वोल्टेज जो है वो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, तीनों का वोल्टेज सेम होगा, क्योंकि दे आर डायरेक्टली टचिंग द बैटरी, ठीक है ना। मतलब आप ऐसा समझ लो कि आपके दो हाथ हैं, और आप दोनों हाथ से जाके बैटरी का प्लस और माइनस पकड़ लो, तो दैट इज यू आर डायरेक्टली टचिंग द बैटरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारे के सारे रेजिस्टेंस, एक हाथ प्लस पे है बैटरी के और एक हाथ माइनस पे है, देख लो सबको, एक हाथ ए पे है, एक हाथ बी पे है। ए का मतलब प्लस, बी का मतलब माइनस, फिगर देख लो आराम से, एकदम क्लियर है ना। बस यही छोटे छोटे पॉइंट्स है जो ध्यान रखना है। ए जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है, ए वाला जो पॉइंट है दैट इज बैटरी के प्लस पे रखा हुआ है, और जो बी वाला पॉइंट है वो बैटरी के माइनस पे टच है। तो मतलब R1 भी जो है वो क्या हो रहा है, बैटरी से कनेक्टेड है सीधा। R2 भी बैटरी से कनेक्टेड है सीधा, और R3 भी बैटरी से कनेक्टेड है, क्योंकि R1 ने भी ए बी को पकड़ रखा है, तो वो सीधा बैटरी से कनेक्टेड हो गया। R2 ने भी ए और बी को पकड़ रखा है, सीधा बैटरी से कनेक्टेड। R3 में भी सेम चीज़ है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब ऐसा करो कि इसमें यहाँ से मैं कुछ करंट डाल रहा हूँ, ठीक है, देखना ध्यान से। यहाँ से मैं कुछ करंट इस पे भेज रहा हूँ I, और ये करंट तीन रास्तों में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट पाथ डिफरेंट करंट। यहाँ पे करंट कितना चला जाएगा, यहाँ पे चला गया मान लो I1, ऊपर चला गया I2, और नीचे चला गया I3। अब देखना ये कितना आसान है, क्योंकि बेसिक्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। बच्चों को बेसिक्स ही नहीं पता होता, वो सीधा सॉल्व करते हैं। चलो बताओ फिर, यहाँ पे करंट जो आ रहा है वो तीन रास्तों में डिवाइड हो रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। क्या हुआ, करंट तीन रास्तों में डिवाइड हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। कैसे डिवाइड हुआ, ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ से करंट आई जा रहा है तो दैट करंट विल डिवाइड इन थ्री करंट्स, ठीक है ना। एक करंट जा रहा है और तीन निकल रहे हैं ना, तो एक से तीन बन गए, एक से कितने बने, तीन बने। पॉइंट ए पे ध्यान दो, पॉइंट ए पे ध्यान से देखो, पॉइंट ए पे क्या हो रहा है। पॉइंट ए पे ये वाला पॉइंट है, इसको मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। तो अपन कलर चेंज कर रहे हैं, ये जो पॉइंट ए है, ये थोड़ा सा मैंने कलर चेंज किया है,
यहाँ पे आई एंटर कर रहा है, जो करंट आ रहा है वो आई है, और वही करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3। सिंपल, आई आया एंड इट बिकम I1 I2 I3। ठीक है, तो अब ऐसा करो कि इसको अपन सॉल्व करते हैं। बताओ ओम्स लॉ, बताओ क्या होगा यहाँ पे। ओम्स लॉ लिखते हैं, तो ओम्स लॉ इज V अपॉन R, ठीक है, देन V अपॉन R1, देन V अपॉन R2, देन V अपॉन R3। ठीक है, सबका वोल्टेज सेम है तो सेम लिख दिया। अब एक काम करते हैं, इसको कॉमन वॉमन लेके कट कर देते हैं अपन। तो यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट पेज में ही कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट पेज में इसको कर लेते हैं। V बाय R हो गया, ठीक है, फिर क्या हुआ, V बाय R1 हो गया, ठीक है, V बाय R2 हो गया। अच्छा V कॉमन ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक V कॉमन। अब मैं तो कॉमन ले लो, R1 R2 R3, V से भी हटा दो, से भी हटा दिया, क्या मिल गया, 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/R3। ये आपका क्या मिल गया बेटा, ये आपका मिल गया। तो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो उस कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो ये होता है, आप इसको ध्यान रखें। ये क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो आप इसको थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रखें। फ्यू थिंग्स दैट आर you have to remember about parallel combination. Voltage is same for each resistance. The voltage is same. Voltage is same for each resistance. For each resistance. तो इसको आप नोट कर लें बढ़िया से। सब एक मतलब ईच रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखें, डिफरेंट पाथ you have different path and different current, different path and different current। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, मतलब जो अगर आई करंट आया तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया I1 में, I2 में और I3 में। तो करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। पॉइंट ए पे देखो आप ध्यान से, आई करंट आया, डिस्ट्रीब्यूट होके I1 I2 I3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। दैट इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल। ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि जब आप यहाँ पे करंट को मेजर करेंगे, तो मान लो कि अगर ये करंट, लेट सपोज कुछ अपन वैल्यूज लेते हैं, तो लेट सपोज ये 4 एम्पियर करंट यहाँ से आ रहा है, तो थोड़ा सा और वैल्यू बढ़ा देते हैं। लेट सपोज यहाँ से 10 एम्पियर करंट आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा देखना, यहाँ से मान लो जा रहा है 2 एम्पियर है, यहाँ से कितना जा रहा है 3 एम्पियर। अब आप बताओ नीचे वाली ब्रांच से कितना जाएगा, 5 एम्पियर। तो इसको बोलते हैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये पैरेलल में ही होता है, पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, यही इसके पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट इसमें और है कि रेजिस्टेंसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेलल में क्या होता है, मैं इसको साइड में लिख भी देता हूं, रेजिस्टेंसेस आर directly connected between 2 points। ध्यान रखें, और 2 पॉइंट्स को अपन खोल भी सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 पॉइंट्स मतलब वो आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे, यू कैन खोल भी सकते हैं उस पॉइंट को, यू कैन ओपन दोस पॉइंट्स। ठीक है ना, तो कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स, रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली
कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, ये डायरेक्टली वर्ड इंपॉर्टेंट है। सीरीज में भी दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड होते हैं, बट वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। पहले वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, फिर वो दो पॉइंट से पे जाके कनेक्ट होते हैं। पैरेलल में दे आर डायरेक्टली टचिंग ए एंड बी, लाइक R1 इज टचिंग ए एंड बी डायरेक्टली, R2 इज टचिंग ए एंड बी डायरेक्टली, R3 इज ऑल्सो टचिंग ए एंड बी डायरेक्टली। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि एक रेजिस्टेंस के कितने हाथ होते हैं, दो हाथ होते हैं, तो एक हाथ से ए को पकड़ेगा, एक हाथ से बी को पकड़ेगा। तो हियर each resistance is directly connected between A and B in parallel combination। ये भी हो गया। तो पैरेलल के बारे में बेसिक चीज़ें जो है वो भी अपन को ध्यान रखना है, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियरली बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें थोड़े से जो पॉइंट्स हैं अपन वो भी देख लेते हैं कि भाई एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होता है, वो सब अपन समझते हैं। व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज पावर। हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, बहुत ही आसान सा एक कॉन्सेप्ट है। पहले इलेक्ट्रिकल पावर कर लेते। इलेक्ट्रिकल पावर, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिकल पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज एंड करंट के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है ना, किसी सर्किट में वोल्टेज और करंट का अगर प्रोडक्ट निकाल देंगे, सो दैट थिंग गिव यू इलेक्ट्रिकल पावर। अगर आपको जैसे किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिकल पावर निकालना है, तो उसका वोल्टेज देख लो कितना है और उसका करंट देख लो कितना है, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। और देखो इसकी कुछ और भी फॉर्मूले, जैसे अपन ओम्स लॉ लगा सकते हैं ना, तो ओम्स लॉ क्या होता है, P इज इक्वल्स टू आई आर इंटू आई। फिर क्या मिलेगा फॉर्मूला अपन को, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। एक और फॉर्मूला मिल गया यार, ठीक है, पावर का। अब एक काम करो, इसमें फिर से ओम्स लॉ लगा दो। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, V बाय आर का होल स्क्वायर कर दिया इंटू आर कर दिया। पावर का एक नया फॉर्मूला क्या मिल गया बेटा यहाँ पे, V स्क्वायर बाय आर। तो ये तीनों फॉर्मूले जो है वो पावर के हैं, ध्यान रखना। इनके तीन फॉर्मूले क्या हैं, पावर के हैं। फर्स्ट इज आई वी या वी आई बोल सकते हैं, सेकेंड इज आई स्क्वायर आर, एंड थर्ड इज वी स्क्वायर बाय आर। तो मैं थोड़ा सा सर्कल में कर रहा हूँ, ये भी आपको ध्यान रखना है, देन लास्ट वाला भी ध्यान रखना है। ठीक है, एनर्जी में इसी में समझा दे रहा हूँ। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ना, तो इट्स प्रोडक्ट ऑफ electrical power and time. When you multiply the electrical power by time, we get electrical energy। है ना, देखो आप हीट भी ध्यान रखना, यही है हीट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, यू कैन से कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। पावर का फॉर्मूला कितना होता है, वी आई देन वी हैव टी। तो ये अपना एक पहला फॉर्मूला आ गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वी आई टी। ठीक है ना, अब वी की वैल्यू यहाँ पे आई मैं डाल सकता हूँ, आई इंटू आर एंड देन वी हैव आई इंटू टी। तो फाइनली अपन को क्या मिल गया बेटा, यहाँ पे आई स्क्वायर आर मिल गया और क्या मिल गया, टी मिल गया। और हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप देखो ध्यान से, तो एक काम इसमें और कर सकते हैं अपन कि आई की वैल्यू पुट कर दो, फिर से उससे क्या मिल जाएगा, यू पुट द वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू हमने ये रख दिया, ठीक है, होल स्क्वायर कर दिया, आर कर दिया, टी कर दिया, आर से आर कट गया, क्या मिला अपन को मिला वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। भी एक फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो यही फॉर्मूले अपन को ध्यान रखने हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर के। चलो आप लोगों को एक मैं चीज़ बताता हूँ, देखो सीरीज में करंट सेम होता है तो ये फॉर्मूला हम लोग सीरीज के लिए यूज़ करते हैं। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो ये फॉर्मूला हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं, और ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं पैरेलल के लिए। ठीक है ना, तो पैरेलल के लिए अपन वी स्क्वायर बाय आर यूज़ करेंगे, सीरीज के लिए आई स्क्वायर आर यूज़ करेंगे, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर के। हीट का भी फॉर्मूला आप लोग को बता ही देता हूँ मैं, हीट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही वो लिंक हो गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक ऑफ, मैं सीधा इसको करंट ही लिख रहा हूँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट।
बहुत ही सिंपल टॉपिक है. व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, डेफिनेटली देयर इज सम अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन द वायर. जब करंट फ्लो होता है वायर से तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, एंड दैट हीट इज गिवन बाय, हीट का फॉर्मूला क्या होता है आप ध्यान रखना, तो हीट इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर टू टी. तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये जूल में इसका यूनिट होता है. ये फॉर्मूला एक्चुअली में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही फॉर्मूला होता है. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सिंपली द हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, बहुत ही आसान है. व्हेनेवर, जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है फॉर अ गिवन टाइम, लाइक 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, जितने टाइम के लिए उसमें से करंट फ्लो होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, एंड दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन वगैरह मतलब बना सकते हैं. बहुत सारे क्वेश्चन यू कैन सॉल्व, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं. देखो जैसे मैं बता भी देता हूँ, कुछ आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ. जैसे वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है 100 वोल्ट. ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. क्वेश्चंस कैसे हैं आप देखो ध्यान से. क्वेश्चंस ऐसे किए जाते हैं कि मान लो आपको वोल्टेज दे दिया है 100 वोल्ट, ठीक है, और इन्होंने पावर दे रखी है 500 वॉट, और पूछा क्या है, करंट बताना है. ठीक है, तो बहुत ही आसान होता है ना. पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई वी होता है. तो आपको क्या आई निकालना है ना, तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर अपॉन वोल्टेज. बस इस पे कॉपी कर दो, आंसर आ जाएगा. 500 हो गया, डिवाइड में कितना करना है बेटा, 100 करना है. काट दिया, 5 आ गया, तो 5 एम्पियर करंट है. ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना. एक और देखो बताता हूँ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल छोटे छोटे. सम टाइम दे गिव यू कि रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस 10 ओम है, और जो पावर है वो 400 है. ठीक है, आपको इसमें बताना है 400 या 4000 ले लेता हूँ चलो. अब आपको बोला गया है कि 4000 वॉट जो है वो पावर है, और करंट कितना फ्लो होगा इस सर्किट में. बहुत ही आसान है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन. पावर इज इक्वल्स टू, क्योंकि करंट तो इन्होंने रेजिस्टेंस दे रखा है ना और करंट पूछा है, तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, देखो आई स्क्वायर आर. तो यहाँ से आई स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, आई स्क्वायर हो जाएगा पी बाय आर. क्या हो जाएगा बेटा, पी बाय आर. तो आई स्क्वायर को आई स्क्वायर रखो, पावर डालो इसमें 400, 4000, रेजिस्टेंस डालो बेटा 10, कट गया. आई स्क्वायर कितना आ गया आपका, 400 आ गया. आई कितना आ गया, 400 का अंडर रूट मतलब 20 एम्पियर. ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी नहीं है इनमें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये. मतलब तुम लोग वैल्यूज को पुट करना है, आंसर निकालना है, बस आ जाएगा, खत्म. ऐसे क्वेश्चंस तो कर लोगे ना. चलो अब इसको अपन इरेज करते हैं और ऐसे और क्वेश्चंस करते हैं. देखो कभी कभी ऐसे बोल देते हैं कि भाई इसका रेजिस्टेंस निकालना है, सीरीज पैरेलल में मिक्स्ड कॉम्बिनेशन दे देते हैं. जैसे देखो ये दोनों पैरेलल में है ना, फिर उसके साथ में ये सीरीज में दे दिया. अब बोलेंगे कि ए और बी के बीच, मतलब ए से, और यहाँ पे ले लिया बी, तो ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस बताना है. यहाँ से भी ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस बताना. ठीक है, ये बोल देंगे 2 ओम है, फिर इसको भी बोल देंगे 2 ओम है, और ये वाला 3 ओम है. तो अपन को पूछा क्या गया है, अपन को रेजिस्टेंस बताना है टोटल. ठीक है, तो पहले पैरेलल को सॉल्व कर लो. पैरेलल को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, 1/r डैश इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2. देखो मैंने क्या दिमाग लगाया, ये जो ये दोनों है ना, इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं. ये सॉल्व कर लिया, ये हो गया 1/r डैश इज इक्वल्स टू 2/2. कितना आ गया बेटा, ये 1 आ गया. 1/r डैश इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया. तो r डैश कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 ओम हो जाएगा. अब देखो ये दोनों को हटा के यहाँ पे एक 1 ओम लगा दो. ये गोला तो अपन ने सॉल्व कर लिया ना, तो गोले के अंदर कितना रेजिस्टेंस आया, 1 ओम, और 3 ओम को साइड में लगा दिया, 3 ओम को साइड में लगा दिया. अब आप बता दो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा. अब तो ये तो सीरीज सर्किट है,
क्या सर्किट है, सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, आर ए बी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3, 4 ओम हो गया आंसर, 4 ओम इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं सीरीज पैरेलल के, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। ठीक है ना, और क्वेश्चन करते हैं, चलो इसको मैं मिटाता हूँ और क्वेश्चन करते हैं, चलो देखो।